Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we'll practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 4, comparative political thought, and within this unit 4, this is chapter number 8 on theories of development. So today we are going to discuss about the various theories of development given by various philosophers. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मीन्स होता क्या है. जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ उसके बाद जो है बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है वो उनका राइज हुआ. कंट्रीज़ को फ्रीडम मिली, बहुत एशियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को. तो उसके बाद जो ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो किस में डेवलप होना स्टार्ट होने लग गई. जब वो इंडिपेंडेंस पाने के बाद आफ्टर दे गॉट इंडिपेंडेंट दे develops into a modern society from a traditional society. Modern society means कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, प्रोग्रेसिव कंट्री हो, तो ऐसा होने लगा. तो दीज आर कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट होती है और क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं. ओके ना, ओरिजिन देखते हैं कब से ये होना स्टार्ट हुआ. तो लेट 1950s में ये जो मैक्स वेबर था वो मैक्स वेबर कौन थे, ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे. तो इनके आइडियाज़ पे बेस्ड ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, और इसी थ्योरीज को फर्दर डेवलप किसने किया, टॉलकट पार्सन्स ने किया. अब क्या प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. सो इट इज़ पहली बात तो ये बताया जाता है कि जो मॉडर्न थ्योरी है ये क्या है, ये एक फेज्ड प्रोसेस है. मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होता है. कैसे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में ऑल ऑफ अ सडन नहीं ट्रांजिट कर जाती है, बल्कि ये एक फेज मैनर में होता है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है. सेकेंड, इट इज़ अ लीनियर. लीनियर मीन्स ट्रेडिशनल से मॉडर्न ही जाएगा, एक ही साइड में इसका डायरेक्शन है. ये ऐसा नहीं कि कोई सोसाइटी मॉडर्न है तो फिर वो ट्रेडिशनल बन जाएगी. ट्रेडिशनल है तो ये मॉडर्न की तरफ जाएगा. ये लीनियर प्रोसेस है और वो भी इरिवर्सिबल फिनोमिना है. इरिवर्सिबल फिनोमिना मीन्स बहुत, एक बार अगर स्टार्ट हो गया एक ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी को कन्वर्ट होने में धीरे धीरे उसने स्टार्ट कर दिया तो वो रिवर्स नहीं होगी. इट कांट बी स्टॉप्ड वंस इट स्टार्टेड. सो दिस इज इन इरिवर्सिबल फिनोमिना. फिर होमोजेनियस फिनोमिना. होमोजेनियस मीन्स व्हाट, कि सभी सोसाइटी जो है इवेंचुअली मॉडर्नाइज ही होती हैं कभी कहीं ना कहीं सिमिलर वे में. ठीक है, तो ये एक होमोजेनियस फिनोमिना है. वेस्टर्नाइजेशन मीन्स व्हाट, ये मॉडर्नाइजेशन होना या डेवलप्ड होने का मतलब क्या होता है, इस डेवलपमेंट को किस तरह से कोरिलेट किया जाता है, दैट इज अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर और अडॉप्टिंग द वेस्टर्न मॉडल्स, दैट इज यूरोपियन और अमेरिकन मॉडल. इन मॉडल्स को अपनाना ही वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है. ठीक है, सो या मॉडर्नाइजेशन. तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करती हैं. ये बात जर्मन सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने बोला. सोशोलॉजिस्ट हार्वर्ड के सोशोलॉजिस्ट थे टॉलकट पार्सन ने भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को दिया और उसमें बोला ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स बताएं कि ये बहुत ही फेज मैनर में होता है, दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप होता है. इरिवर्सिबल फिनोमिना है, दैट मीन्स कि ये एक बार स्टार्ट हो गया तो वापस से फिर से स्टॉप नहीं किया जा सकता है. सभी सोसाइटीज़ इवेंचुअली मॉडर्नाइज ही होती हैं और मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि वेस्टर्न मॉडल्स को अपनाना, यूरोपियन या अमेरिकन मॉडल्स को अपनाना ही, अडॉप्टिंग करना इज़ व्हाट मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट और वेस्टर्नाइजेशन. सो डेवलपमेंट को किस चीज़ से लिंक किया गया है, विद द मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन और प्रोग्रेस. जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, क्योंकि ऐसा बोला गया कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है दैट इज़ यूरोपियन और अमेरिकन, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, प्रॉस्पेरस हैं एंड देयर इज़ हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल फ्रीडम है, सिविल लिबर्टीज़ हैं एंड सुपीरियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. ये सारे फीचर्स होने की वजह से डेवलप्ड वर्ल्ड एक मॉडर्न वर्ल्ड है और इस मॉडर्न वर्ल्ड को अचीव करने के लिए जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर रही हैं. ठीक है, तो दिस वॉज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. अब टालकट पार्सन का क्या व्यू था देखिए. इनका जो थ्योरी थी वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल
इनकी जो थ्योरी थी, इसके थ्रू इन्होंने क्या बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ऐसी वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती हैं जिससे कि वो डेवलप्ड नेशन की तरह हो जाएं, ठीक है। सो दे अडॉप्ट द वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ये जो थे ट्रेडिशनल जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, जो टैलकट पार्सन्स हैं वो ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड रिचुअल्स के बहुत उनको क्रिटिसाइज़ करते थे और बोलते थे कि जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के लिए एक एनिमी की तरह है, वो प्रोग्रेस नहीं होने देते हैं, वो डेवलप नहीं होने देते सोसाइटी को। सो इसीलिए वो ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड रिचुअल को क्रिटिसाइज़ करते थे। इनकी बुक थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने कंपेयर भी किया कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो बहुत ही पर्टिकुलरिज्म को फॉलो करती है। पर्टिकुलरिज्म मतलब क्या कि पीपल आर ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर पर्सनल रिलेशंस, फैमिली टाइज, कास्ट और कम्युनिटीज़, क्या कास्ट है, कैसे पर्सनल रिलेशनशिप, उसके बेसिस पे पीपल एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है कि यूनिवर्सलिज्म है। ऐसा नहीं कि वो लोग जो है कास्ट बेसिस पे या एक दूसरे को पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे ट्रीट करें। फिर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो है वो कलेक्टिविज्म पे बिलीव करती है, मतलब ग्रुप जो राइट्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। इंडिविजुअलिटी को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस नहीं देती हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। बट वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो है वो इंडिविजुअलिज्म को, इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप राइट्स। फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी पैट्रियार्की को फॉलो करती हैं। पैट्रियार्की मीन्स कि जहाँ पे मेल डोमिनेटेड, फादर एक मेल फिगर है जो है वो रूल करेगा। सो बट वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्की को फॉलो नहीं करती बल्कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को फॉलो करती हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो है वो एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ को प्रमोट करती हैं। एस्क्रिप्टिव वैल्यू मतलब क्या कि स्टेटस जो है, जो भी आपका स्टेटस है उसको इज़ गिवन बाय बर्थ, आपको जन्म से ही आपको आपका स्टेटस मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर कास्ट, बेस्ड ऑन योर जहाँ पे आप बेस्ड ऑन योर आपकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन है, उस टाइप से। बट वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो स्टेटस को अचीव करने पे बिलीव करती हैं, मेरिटोक्रेसी को बिलीव करती हैं। मींस जो जैसा जितना ज़्यादा लायक होगा, जितने इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, उसको उतनी ज़्यादा मेरिट दी जाएगी, स्टेटस, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड वेस्टर्न सोसाइटीज़। सो इसीलिए ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर हैं, कलेक्टिव ग्रुप राइट्स को ज़्यादा प्रमोट करती है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल राइट्स, पैट्रियार्की को फॉलो करते हैं, एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ को, स्टेटस को जो है वो बर्थ से दे दिया जाता है। इसका मतलब इंडिविजुअल्स को ग्रो करने का, अगर कोई इंडिविजुअल लो फैमिली से बिलोंग करता है, लो कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसको उसी तरह स्टेटस ही दे दिया जाता है कि आप लो ही रहोगे। तो एक तरह से डेवलप होने के चांसेस को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इट इज़ अ बैरियर टू द डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। और वेस्टर्न सोसाइटीज़ क्या है, ये ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस गिवन बाय द टैलकट पार्सन ऑन तो इनका व्यूज़ था मॉडर्नाइजेशन में। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं, तो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट होता है, और वेरियस थिंकर्स, जैसे कि अभी हमने मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन को देखा कि इन लोगों ने मॉडर्नाइजेशन का होने का मतलब क्या, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या दिया, टैलकट पार्सन ने क्या बोला है। अब उसी तरह डिफरेंट फिलोसोफर्स को हम लोग देखेंगे, जैसे वॉल्ट रास्टो, इन्होंने जो है 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्होंने एक 5 स्टेजेस दिए थे। इन्होंने बोला इकोनॉमी जो है वो 5 स्टेजेस में ग्रो करती है, ठीक है, टाइम के साथ, वक्त के साथ। तो देखिए इधर मैंने एक्स एक्सेस में टाइम को ड्रॉ कर रखा है और वाई एक्सेस में मैंने लेवल ऑफ डेवलपमेंट बताया है, ठीक है। सो सबसे पहली जो स्टेज होती है, द फर्स्ट स्टेज इज ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो सोसाइटी बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, प्रिमिटिव होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे बेस्ड होती है, मीन्स सिर्फ अपने खाने के लिए, सस्टेनेंस के लिए जो फार्मिंग करते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है, बार्टर सिस्टम पे बेस्ड है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। ये फर्स्ट स्टेज है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये फर्स्ट स्टेज है। कि अब इसके बाद क्या होता है कि टेक ऑफ के लिए कंडीशन सेटअप होती हैं। सेकेंड स्टेज इज प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स व्हाट, कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ मूव करने के लिए अपना पहला कदम उठाती हैं। तो कैसे कदम उठाती हैं,
पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट, लोग जो है इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं, कमर्शलाइजेशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अभी किया नहीं है बट सोचना शुरू किया। तो दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ टूवर्ड्स मॉडर्न सोसाइटी। फिर अब टेक ऑफ लेंगे, थर्ड स्टेज क्या है कि अब उन्होंने एक्शन पे आए। ठीक, अभी तो पहले थॉट था उनका, थिंकिंग थी, उसने सोचा ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ ने, फिर अब उन्होंने टेक ऑफ किया, मतलब ग्रोथ जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे एक्सपैंड करने लग रही हैं, टेक्नोलॉजी भी एडवांसमेंट होना स्टार्ट हो गया है, रीजनल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। फिर फोर्थ स्टेज क्या है कि ड्राइव ऑफ मैच्योरिटी। ड्राइव ऑफ मैच्योरिटी मीन्स व्हाट, कि अब इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई होने लगी, वेरियस चीज़ों के लिए इंडस्ट्रीज होने लगे, इम्पोर्ट्स होने लग गया है, डोमेस्टिक गुड्स को रिप्लेस किया जा रहा है थ्रू इम्पोर्ट्स, इकोनॉमी एडवांस होती जा रही है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेज इज दैट इज एज ऑफ मास कंजप्शन, मीन्स अब यहाँ पे हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, पीपल जो है सर्विसेज पे फोकस करने लग गए हैं, ट्रेड पे फोकस करने लगे हैं, कॉमर्स और लग्जरी गुड्स पे लोग जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गिवन बाय वॉल्ट रॉस्टो। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि सैमुअल पी हंटिंगटन, इनकी जो बुक है दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आता है, इनका क्या मॉडर्नाइजेशन को लेके इनका क्या आइडिया था, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो सैमुअल पी हंटिंगटन, इनकी एक बुक थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ 1968 में। तो इन्होंने बताया कि कैसे सोसाइटी जो बदल रही है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही हैं। मॉडर्न सोसाइटी मीन्स व्हाट, डेवलपमेंट को लिंक किससे किया गया, वेस्टर्नाइजेशन से, अडॉप्टिंग द यूरोपियन और वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। सो उस चीज़ को उन्होंने बताया कि सोसाइटी जो चेंज हो रही है उसमें पॉलिटिकल ऑर्डर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ही क्रिटिसाइज्ड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। सैड, इन्होंने क्या बोला कि ये जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने बोला ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैटर मोर देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही हमें फोकस नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा मैटर करते हैं। सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इन्होंने एक तरीके से फिर से इंस्टीट्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको रिवाइव किया। ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने। तो और इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे काफ़ी स्ट्रेस किया। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत फोकस किया, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारी चीज़ों पे जो इंस्टीट्यूशंस है इन पे फोकस किया। और इन्होंने बोला कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो लिंक करती हैं डेवलपमेंट को, बल्कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स होता है कि इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, ही लिंक्ड मॉडर्नाइजेशन विद द अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिटरेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर एक चीज़ से उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को लिंक किया। एंड ही ऑल्सो वॉन्ट दैट विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मॉडर्नाइजेशन कुड लीड टू पॉलिटिकल डीके। इन्होंने क्या बोला, सैमुअल पी हंटिंगटन ने, इन्होंने बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो उससे भी क्या होगा कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली तो ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, बट पॉलिटिकली डीके हो जाएगा। ठीक है, ये इनका आइडिया था। तो मीन्स आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि सैमुअल पी हंटिंगटन की इंपॉर्टेंट बुक कौन थी, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, एंड उसी से रिलेटेड इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस किया और उन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट द ट्रू मॉडर्नाइजेशन इज़। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं लुसियन पाइज आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एक नए थिंकर लुसियन पाई, इन्होंने जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को क्या इनका आइडिया था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इनके इम्पॉर्टेंट जो बुक है दैट इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966। 1966 में इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाली बुक लिखी, जिसमें इन्होंने 3 क्राइटेरियाज दिए। ही गेव 3 क्राइटेरियाज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इन्होंने बोला कि किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम तब कह सकते हैं कि पॉलिटिकली वो सोसाइटी बहुत ही पॉजिटिव वे में डेवलप कर रही है जब वो 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करें। एंड व्हाट वर दो 3 क्राइटेरियाज? सो फर्स्ट क्राइटेरिया वाज दैट इक्वालिटी।
इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए हर एक नागरिक को। दैट मीन्स वो सोसाइटी पॉलिटिकली डेवलप कर रही है। सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या बताई, कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, रैशनल है, रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ को, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो उन पॉलिसीज़ को बहुत ही एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं, और उस पॉलिसीज़ का आउटपुट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि किसी भी सोसाइटी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि इक्वालिटी, जिसमें कि मास पार्टिसिपेशन हो, इफेक्टिव मास पार्टिसिपेशन हो, यूनिवर्सल नेचर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर बोली। फिर कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने क्या बताया कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, ये चीज़ पे डिपेंड करता है। पब्लिक पॉलिसीज़ कितनी सेकुलर हैं, सभी के लिए वो पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं वो सर्व कर रही हैं कि नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम की कैपेसिटी को बताता है। थर्ड उन्होंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि क्लियर डिवीज़न हो, जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, उनमें जो है एक क्लियर डिवीज़न हो उनके रोल्स का, उनके फंक्शंस का। इंस्टीट्यूशंस दैट डिलीवर सर्विसेज इफेक्टिवली। ठीक है, इट रिफर्स टू ग्रेटर स्ट्रक्चरलिज्म और डिवीज़न ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, सो इन्होंने ये 3 क्राइटेरिया बताएं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम तभी कंसिडर करेंगे जब ये 3 क्राइटेरियाज फॉलो हो रहे होंगे। ठीक, सो आई होप आपको ये लुसियन पाई की चीज़ समझ में आएंगे। नव हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ इंटर डेवलपमेंट, ये क्या है। सो डिपेंडेंसी थ्योरी केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। जो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज थी, इनके अगेंस्ट में एक तरह से उसके क्रिटिसाइज करते हुए डिपेंडेंसी थ्योरीज आई। अब डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती थी कि जो अंडर डेवलपमेंट है इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनल ट्रेडिशंस। जैसे कि ये जो थिंकर्स हैं वो ये इस चीज़ को ऐसा बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो मॉडर्न नहीं हैं और वो डेवलप्ड नहीं है। उसका रीज़न है कि वो उनके खुद के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की वजह से। तो बट डिपेंडेंसी थ्योरीज क्या कहती थी कि ऐसा नहीं है, ये जो अंडर डेवलपमेंट है, ये अंडर डेवलपमेंट इस वजह से नहीं है कि वहाँ के इंटरनल ट्रेडिशंस उसका कारण है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि इन सोसाइटीज़ को एक्सटर्नली एक्सप्लॉइट किया गया है, कॉलोनिज्म और कैपिटलिज्म। जैसे इंडिया बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, इंडिया के खुद के रूल्स एंड कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस थे। सो बट इंडिया को एक तरह से रून किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया एक्सटर्नली बाय द यूरोपियन पावर्स। तो जिसकी वजह से इंडिया जो है वो पुअर हो गई। अदरवाइज इंडिया वॉज वन ऑफ द, उसको कहा जाता था गोल्डन बर्ड, चिड़िया, सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत को। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंडेंसी थ्योरीज क्या बताती हैं कि क्योंकि एक्सटर्नली एक्सप्लॉइट किया गया है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को, जिसकी वजह से वो पुअर हो चुकी हैं और डिपेंडेंट हो चुकी हैं ऑन दिस सो कॉल्ड न्यू डेवलप्ड सोसाइटीज़। ठीक है, सो इसका ओरिजिन किसने बताया, मीन्स डिपेंडेंसी थ्योरीज को। सो हंस इंगर, रॉल पेब्रिश, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। अनइक्वल ट्रेड, ये जो ट्रेड होने लगा, जो डेवलप्ड हो चुकी थी, जिन्होंने, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही मास हो चुका था, काफ़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, तो वहाँ से वो लोग क्या करते थे, फिनिश गुड को ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में इंपोर्ट करते थे और रॉ मटेरियल्स को सस्ते में, चीप में एक्सपोर्ट करते थे। यूरोपियंस ने भी यही किया काम। तो ये जो अनइक्वल ट्रेड होता था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, और इम्पोर्ट वो भी हाई प्राइजेस में, तो इसकी वजह से जो नेशंस हैं वो क्या हो गए, रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गए, और जिसकी वजह से पुअर नेशंस जो हैं वो डिपेंडेंट हो गए, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डिपेंडेंट हो गई। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज दिए हैं, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ अपने खुद के प्रैक्टिसेस की वजह से, अपने खुद की वैल्यूज़, कल्चर्स की वजह से वो पुअर हैं, बट ऐसा नहीं है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी ने बताया। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपेंडेंसी, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडेंसी की। सो ये जो इनइक्वालिटी है बिटवीन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में जो ये डिपेंडेंसी है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है उनको सेंटर या कोर भी बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को पेरिफेरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनइक्वालिटी किस वजह से आई, बिकॉज ऑफ इन अनइक्वल एक्सचेंज रिलेशन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो अनइक्वल ट्रेड होता है, इसकी वजह से। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये बताई कि ये जो इनइक्वालिटी है इसकी वजह से भी डिपेंडेंसी हुई,
किसकी पे डिपेंडेंसी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी। फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट बन गई, ठीक, क्योंकि इनको एक्सप्लॉइट किया गया इकोनॉमिकली। फिर कॉलोनियल हिस्ट्री भी मैटर करता है, क्योंकि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ने भी अंडर डेवलपमेंट में, जैसे इंडिया को आप देख लीजिए, इंडिया जो है बहुत ही अच्छा उसके फ्लरिशिंग कंट्री थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि जब यूरोपियन फॉरेन पावर्स ने इन्वेड किया और फॉरेन पावर्स ने रूल किया तो वो हमारी कंट्री को एक तरह से खोखला कर दी, ठीक। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपेंडेंसी। अब हम लोग देखते हैं एजी फ्रैंक्स डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। एजी फ्रैंक्स ने ये क्या थ्योरी दिया, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सो इन्होंने बोला कि ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अंडर डेवलप्ड क्यों हैं, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस उनको एक्सप्लॉइट किए। ये एजी फ्रैंक ने भी यही चीज़ बोली, और इन्होंने अपना एक सैटेलाइट मेट्रोपोलिस मॉडल दिया। अब इस मॉडल में क्या था कि सबसे नीचे जो है रूरल एरियाज आते हैं। रूरल एरियाज क्या करते हैं, ये जो क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स और लेबर प्रोवाइड करते हैं, सस्ते में रॉ मटेरियल, चीप रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, किनको, स्मॉल सिटीज़ को, रूरल एरियाज जो है वो। तो अब ये रूरल एरियाज क्या बन गई, सैटेलाइट बन गई, और इनके लिए मेट्रोपोलिस क्या बन गया, स्मॉल सिटीज़। तो ये स्मॉल सिटीज़ क्या हैं, ये रूरल एरियाज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं और ये खुद भी एक्सप्लॉइट होती हैं, किससे, बिग सिटीज़ से। मतलब कहने का मतलब खुद भी बिग सिटीज़ से एक्सप्लॉइट हो रही हैं, पर उसके बावजूद स्मॉल सिटीज़ को भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनसे रॉ मटेरियल्स और लेबर को ले रही हैं। फिर अब स्मॉल सिटीज़ को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, मेट्रो सिटीज़। जो बिग सिटीज़ हैं वो स्मॉल सिटीज़ को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं ये खुद भी एक्सप्लॉइट किससे हो रहे हैं, वर्ल्ड मेट्रोपोलिस से मेट्रो सिटीज़ को, क्योंकि ये वर्ल्ड मेट्रोपोलिस क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सैटेलाइट मेट्रोपोलिस मॉडल एजी फ्रैंक ने दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस मॉडल में क्या समझाया जा रहा है कि हर एक लेवल अपने ऊपर वाले लेवल से एक्सप्लॉइट हो रहा है, और ऊपर वाला लेवल अपने नीचे वाले को तो एक्सप्लॉइट कर रहा है और वो खुद भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। जैसे कि रूरल एरियाज़ को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, स्मॉल सिटीज़ एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनसे रॉ मटेरियल्स चीप लेबर ले रही हैं, और स्मॉल सिटीज़ जो हैं वो रूरल एरियाज़ को तो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, लेकिन इनको भी कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, मेट्रो सिटीज़ एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की इन्होंने बताई एजी फ्रैंक ने। ना अब हम लोग देखते हैं इमैनुअल वॉलरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, थ्योरीज़ को तो आप थोड़ा बहुत माइंड में रखना ही रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स, किस ऑथर की कौन सी बुक्स हैं, फिर किस ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इमैनुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या थी, 1970s में इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड किस में डिवाइडेड है, 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, कोर, सेमीफेरी और पेरीफेरी। सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी, ये 3 लेवल्स में वर्ल्ड को डिवाइड बताया। अब कोर में कौन कौन आता है, इमैनुअल वॉलरस्टीन का, ये इंपॉर्टेंट है। सो कोर में कौन आते हैं, जैसे यूएस, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, एडवांस जो कंट्रीज़ हैं वो सब किस में आती हैं, कोर में आती हैं। और ये कोर कंट्रीज़ क्या करती हैं, ये दूसरों को एक्सप्लॉइट करती हैं और अपने आप में हाईटेक जो गुड्स ये बना रही हैं ये इनको सेल करती हैं। फॉर एग्जांपल यूएस की जो एप्पल कंपनी है, अब ऐसा नहीं कि और अदर कंपनी स्मार्टफोन्स नहीं बना रहे, लैपटॉप्स नहीं बना रहे, बट ये यूएस एक कोर कंपनी है जिसने क्या किया, एप्पल के थ्रू एक तरह से रूल कर रही है पूरे इंडिया में, और सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब अदर कंट्रीज़ में। सो हाई टेक गुड्स को ये सेल करना, तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं अदर को, और ये एक्सप्लॉइटेशन ऐसा है कि जिसको इंसान खुद भी रेडी है एक्सप्लॉइट करवाने के लिए। अब इंडियंस भले वो कुछ और अफोर्ड ना कर पाएँ, बट उनको जस्ट टू शो देयर स्टेटस, जस्ट टू शो कि दे आर रिच, तो उस लिए क्या है उनको एप्पल का फ़ोन EMI में ख़रीद लेना है, ठीक है। तो एक तरीके से आप खुद एक्सप्लॉइट करवा रहे हो अपने फॉरेन पावर से। सो ये कोर कंट्रीज़ में आती हैं। फिर सेमी पेरिफेरीज कंट्रीज़ में कौन कौन है, जैसे चाइना, इंडिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, ये सब सेमी पेरिफेरीज है, मतलब बीच में आती हैं। ये एक्सप्लॉइट भी होती हैं और इनको एक्सप्लॉइट भी करती हैं, तो बोथ एक्सप्लॉइट एंड गेट एक्सप्लॉइटेड, ठीक। और ये पेरिफेरी कंट्रीज़ कौन सी हैं, जैसे अफगानिस्तान, चाड, मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड है, हाथी, वियतनाम, ये बहुत ही पुअर हैं, डिपेंडेंट भी हैं। ये रॉ मटेरियल और लेबर को सप्लाई करती हैं, चीप रॉ मटेरियल लेबर को, किसको, टू
कोर कंपनीज और सेमी पेरिफेरीज कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ जो हैं वो ये अप एंड डाउन हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि आज कोई कंट्री सपोज चाइना जो है आज सेमी पेरिफेरी में है तो वो कल कोर कंट्रीज़ भी आने वाले टाइम पे बन सकती है अगर वो एडवांस हो गई। और या फिर जैसे कि अभी पाकिस्तान सेमी पेरिफेरी में है तो वो में भी पेरिफेरी में बन जाए अपनी हरकतों से और पुअर हो जाए, ठीक है। तो कंट्रीज़ कैन मूव अप और डाउन बट इनइक्वालिटी रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। तो कंट्रीज़ किस कैटेगरी में आएंगी ये तो डिपेंड करेगा टाइम पे और उनके वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का सिस्टम पे। बट ये जो डिवीज़न है उन्होंने इमैनुअल वॉलरस्टीन ने क्या बताया कि ये डिवीज़न ऐसे ही है वर्ल्ड का, ठीक। अब इसको एक आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे कोर ये है कोर बीच में आता है। कोर क्या करता है, सेमी पेरिफेरी को और पेरिफेरी को दोनों को एक्सप्लॉइट करता है। क्या करता है, हाई प्रॉफिट गुड्स को सेल करता है और प्रॉफिट मिलता है। सेमी पेरिफेरी भी क्या करती है, ये भी जो है पेरिफेरीज को एक्सप्लॉइट करती है और इनको प्रॉफिट मिलता है। पेरिफेरीज क्या प्रोवाइड करती हैं और सेमी पेरिफेरीज क्या प्रोवाइड करती हैं। तो पेरिफेरीज जो हैं, पेरिफेरी कंट्रीज जो हैं वो सेमी पेरिफेरी और कोर को चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे जो है कोर कंट्रीज़ जो हैं वो हाई प्रॉफिट गुड्स को सेल करते हैं और चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स को पेरिफेरी या सेमी पेरिफेरी कंट्रीज से अवेल करते हैं, ठीक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज और वी कैन से दैट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी गिवन बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने क्या बोला कि वर्ल्ड जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, दैट इज कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी। सो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये किस फिलोसफर या थिंकर की थ्योरी थी, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट जो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट कैसे हो रहा और डिफरेंट जो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है इसका कंपैरिजन देखते हैं इस चार्ट के थ्रू, ठीक है। सो सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हम लोगों ने देखी थी, जिसको आप किसने दिया था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, मैक्स वेबर, फिर टैलकट पार्सन ने। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी हमने देखी, डिपेंडेंसी थ्योरी, और उसके बाद जहान सिंगर और रॉल प्रेब्रिज की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलरस्टीन की, एंड ग्लोबलाइजेशन। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या बोलता है कि डेवलपमेंट जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप फेज मैनर में डेवलपमेंट होता ही है और हर एक सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में इवेंचुअली कन्वर्ट ही हो जाती है, ऐसा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का कहना था। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि ये न्यू मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करती है, कि मतलब कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उस पर थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ डिपेंडेंट हैं, और इनको डिपेंडेंसी भी किस वजह से हुई है, क्योंकि इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ ने एक्सप्लॉइट किया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी कैपिटलिज्म डोमिनेंट डेफिनेशन बताती है कि वर्ल्ड जो ये सिस्टम है, ये पूरा वर्ल्ड है, ये 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी में डिवाइडेड है, और कोर जो है वो एक तरह से कैपिटलिस्ट की तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ को। ग्लोबलाइजेशन क्या बताता है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन है सभी कंट्रीज़ के बीच में। मॉडल कैसा, जैसे यूएस यूरोप सेंटर्ड है। जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो बेसिकली यूएस और यूरोप सेंटर्ड है, क्योंकि वो डेवलपमेंट को किससे लिंक करती हैं, यूरोपियन और वेस्ट अमेरिकन मॉडल से, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी, रेवोल्यूशन ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो क्योंकि एक्सप्लॉइट करती हैं अंडर डेवलप्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, तो एक रिवोल्यूशन ज़रूरत है। वर्ल्ड सिस्टम वर्ल्ड सेंट्रिक है, पूरे वर्ल्ड को लेके चल रहा है, और ग्लोबलाइजेशन जैसे यूएस यूरोप सेंट्रिक है। पॉजिटिवली ये ग्लोबलाइजेशन क्या बताता है थ्योरी कि यूएस और यूरोप जो है वो फ्लरिश्ड है, और पॉजिटिवली लोग जो हैं इसीलिए अदर कंट्रीज़ जो हैं इस ग्लोबली कनेक्ट होती हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज़ से। फोकस क्या है, पॉलिटिकल कल्चरल चेंजेस होते हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ हर जगह डेवलप होती हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज़ में। डिपेंडेंसी थ्योरी में सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से चेंज होती है और डिपेंड हो जाती है, पेरिफेरी कंट्रीज़ जो हैं वो कोर पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। वर्ल्ड सिस्टम रिलेशन बताता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ग्लोबलाइजेशन कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल टाइज को एक्सप्लेन करता है, फोकस है, ठीक है। अब डायरेक्शन देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल फेस्ड प्रोसेस है। इसमें क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में डिपेंडेंसी है और कैसे डिपेंडेंट है। वर्ल्ड सिस्टम कल्चर पे फोकस करता है, ये कल्चर एंड इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज पे फोकस होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या है कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या प्रॉब्लम बताती है, इम्पेरियलिज्म। देखो मॉडर्न जो थ्योरीज हैं वो क्या प्रॉब्लम बताती हैं, वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़
को क्रिटिसाइज़ करती हैं और उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को एज अ प्रॉब्लमेटिक बताती हैं। और वो कहती हैं कि उन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से मॉडर्नाइजेशन को मॉडर्न नहीं बन पा रहे हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी लेकिन क्या कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो इम्पीरियलिज्म है, कॉलोनिज्म है, जो फॉरेन पावर्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंसी। वर्ल्ड सिस्टम सोशल इनइक्वालिटीज़ को बताता है कि कैसे सोसाइटीज़ में जो सोसाइटीज़ हैं वो इनइक्वल है। और ये ग्लोबलाइजेशन नीड टू अडॉप्ट वेस्टर्न सेंट्रिक नॉर्म्स, वेस्टर्न जो नॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करता है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन। ओके, नाउ हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सो सबसे पहले लूसियन पाई की, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लूसियन पाई की पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी लूसियन पाई की इंपॉर्टेंट बुक है। फिर सैमुअल पी हंटिंगटन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, क्योंकि सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्या बोला था कि अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। सो सैमुअल पी हंटिंगटन की ये इंपॉर्टेंट बुक। फिर पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। फिर वॉल्ट रॉस्टर की हम लोगों ने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1966 में, ये हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद गैब्रियल आलमेंट, जेम्स कॉलमैन की द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इमैनुअल वॉलस्टीन की द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड इनइक्वालिटी, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, सैमर अमीन की द इम्प्लोजन ऑफ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म, A.G. फ्रैंक की द डेवलपमेंट ऑफ इंडर डेवलपमेंट, कैपिटलिज्म अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, डिपेंडेंट एकोमोडेशन इन अंडर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि उधर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉल बॉरन की द पॉलिटिकल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, SM लिपसेट की पॉलिटिकल मैन, ये सारी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको लर्न करना है। और ये कैसे लर्न होंगी, बार बार रिपीटेशन, बार बार रिविजन से। सो डेविड एप्टर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉल प्रेपरेश की द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स, हांस सिंगर पोस्ट वॉर प्राइस रिलेशंस बिटवीन अंडर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड countries, Fernando H. Cardoso, Dependency and Development in Latin America. So these are some of the important books and their authors. So this is all about this chapter. I hope you have liked this lecture. So please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching.